हमारे साथ इस समय केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जुड़ रहे हैं। रविशंकर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लेकिन महाराष्ट्र में जितना भी दबाव आप लोगों ने बनाने की कोशिश की, वहां से तो ये दो टूक कह दिया गया कि अगर विपक्ष जिसको लेकर आरोप गढ़े, झूठे इल्जाम लगाए और उस झूठे इल्जाम पर किसी को इस्तीफा देना पड़े, तो ऐसे करके तो पूरा कैबिनेट ही को इस्तीफा देना पड़ेगा और उसके बाद सरकार चलेगी कैसे? सीधे तौर पर वहां से तो इनकार हो गया है कि भाई यहां से तो इस्तीफा नहीं आने वाला है। अब क्या किया जाएगा? अब क्या करेंगे आप लोग? श्वेता, कल मैंने पटना में इस विषय पर एक प्रेस किया था और मैंने एक बात कही थी कि अगर 100 करोड़ रुपया एक गृह मंत्री का टारगेट है सिर्फ मुंबई से, तो पूरे महाराष्ट्र से क्या टारगेट है और बाकी मंत्रियों का कलेक्शन टारगेट क्या है। यह हमें जरा भी कोई आशंका नहीं थी कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। और मैं कल भी कहा था और आपके चैनल पर सामान्यतः मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करता हूं, लेकिन करूंगा कि ये लूट की महागाड़ी है, ये सरकार चलाने की महागाड़ी नहीं है। ये टेक्निकल शब्द पे चलता है इस तरह से क्या? आप मुझे बताइए। अब आपने कहा है तो मुझे आप सिर्फ 2 मिनट वक्त दीजिए, मेरे पूरे विषय को तार जोड़ के आपके दर्शकों के लिए प्रस्तुत करता हूं। सचिन वाजे एक सस्पेंडेड सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस है, जिसको डीएसपी भी डिफेंड मुश्किल से करता है, उसको मुख्यमंत्री डिफेंड करते हैं। वर्षों के बाद उसको कोरोना काल में रिइंस्टेट करते हैं क्योंकि पुलिस वालों की कमी है, सिर्फ 1 सब इंस्पेक्टर और 4 सिपाही, और उसको क्राइम का हेड बना देते हैं। अब बात समझिए। तो एक ये ऑफिसर जिसका पूरा जांच सवाल के घेरे में है और वो इसलिए गिरफ्तार हुआ कि एनआईए ने उसको पकड़ा है, वहां की पुलिस ने नहीं, और मुख्यमंत्री ने उसको डिफेंड किया सदन के अंदर। अब इसका दूसरा पक्ष आता है, ऐसा व्यक्ति जिसमें इतनी हिम्मत है कि किसी को टपका दे, कुछ कर दे। आज वो मारा गया, वो ड्राइवर, उसका वो गाड़ी का ओनर भी ना, आपको मालूम है, वो भी जांच चल रही है, वो सामने आ गया कि किसने कैसे मारा। तो इस व्यक्ति की इतनी क्षमता है कुछ भी करने की, इसलिए इसको भी कहा गया कि तुम ही कलेक्शन कर सकते हो 100 करोड़ बार से, रेस्टोरेंट से 1700 प्लस में। अब उसने जाके पुलिस कमिश्नर को बताया। मैं कहता हूं अगर दूध का दूध पानी का पानी होना है तो हमने तो इसकी ईमानदार जांच की मांग कही है ना। तो जिसमें मुख्यमंत्री का नाम है, जिसमें शरद पवार से भी पूछताछ होगी क्योंकि वो तो उसके पार्ट नहीं थे, उनको क्यों ब्रीफ कर रहे थे परमवीर, या बाकी पूरा मामला आएगा गृह मंत्री का, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, शरद पवार, पुलिस कमिश्नर, तो ये जांच क्या महाराष्ट्र की पुलिस कर सकती है? तो मैंने कहा था अगर उद्धव ठाकरे जी में हिम्मत है तो इस मामले को सीबीआई को सौंप दें। तो मैंने कल ही कहा था। पर रविशंकर जी, तो हमें जरा भी आशंका नहीं है सरकार तो सीधे तौर पर, एनसीपी सीधे तौर पर कह रही है कि परमवीर सिंह जो है वो अब बीजेपी के कहने पर ये सारी चीजें कर रहे हैं, वरना अपने ट्रांसफर के बाद उन्होंने क्यों कही होती ये बात, पहले क्यों नहीं कही? देखिए, आपको मैं एक बात कहूंगा, उसमें कई बातें और आई है ना। वो जायसवाल जी जो डीजीपी थे, उनका ट्रांसफर क्यों हुआ? वो दिल्ली अब आए हैं। वो रश्मि वर्मा जो कोई डीआईजी या आईजी लेवल की ऑफिसर थी, उसने भी भ्रष्टाचार की बात कही थी, उसको भी ट्रांसफर कर दिया गया। ये सारी बातें कोर्ट के सामने आई है ना, अखबार में आई है, आप लोग भी कह रही हैं। तो मुंबई में क्या हो रहा है शिवसेना के सरकार के आने के बाद, ये आप भी बड़ी बड़ी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको जरा भी देर नहीं लगेगा सच्चाई को जानने में। लेकिन ये पहली बार हुआ है। 3 बातें आप सुन लीजिए कि एक मुख्यमंत्री एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के साथ अपनी इज्जत जोड़ रहा है विधानसभा के अंदर, जो शिवसेना का प्रवक्ता भी था, उसको कोरोना में रिइंस्टेट करते हैं। वो कैसा व्यक्ति है आप भी जानती हैं। दूसरा, ये पहली बार एक पुलिस कमिश्नर ये कह रहा है कि उसे 100 करोड़ रुपए की देनदारी की बात वाजे ने बताई और 2 पुलिस वालों ने व्हाट्सएप पे कंफर्म किया। तो क्या इतने मामले जांच के विषय नहीं बनते हैं क्या? अब आज जो शरद पवार जी, मैं उनकी इज्जत करता हूं, वरिष्ठ नेता है, किसने उसको ब्रीफिंग किया कि अस्पताल में थे? धन्यवाद आप लोगों का, आप लोगों ने वीडियो दिखा दिया कि 15 तारीख को जिसको कहा गया कि वो क्वारंटाइन में थे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तो इस तरह की जो एलिबाई करने की कोशिश की जा रही है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत पीड़ादायक है, और मैं यही कहूंगा भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है, साफ लूट है सरकारी अधिकारों के दुरुपयोग करके। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट देखेगा।
लेकिन हम तो एक बात, प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीरें आने के बावजूद जब अनिल देशमुख ये कह रहे हैं कि नहीं वो तो मैं अस्पताल से निकल रहा था, उस समय सवाल जवाब हो गया, उसके बाद में क्वारंटीन हो गया, और शरद पवार इस बात पर अडिग हैं कि बिल्कुल भी इसमें कोई गलती नहीं है, आपको लगता है जांच हो पाएगी तब अगर वो गृह मंत्री बने रहेंगे वहां पर और उनके अधीन जो पुलिस है वही जांच कर रही है, तो क्या जांच हो पाएगी इसमें? अच्छा श्रद्धामना श्वेता जी, मुझे आप एक चीज, मैं हंस रहा हूं, मुझे आप एक चीज बता दीजिए, जो व्यक्ति क्वारंटाइन में अस्पताल से निकल करके अपने घर में क्वारंटीन से जा रहा है, उसको क्या डॉक्टर लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने देंगे क्या? कोई प्रेस वाला उसके नजदीक जाएगा क्या? माइक रखेगा क्या? ये कौन सी, क्षमा करिए, बचकाना बातें कही जा रही हैं। मतलब अगर कोई व्यक्ति कोरोना से पीड़ित है और उसको कहा गया आप घर में क्वारंटाइन में जाओ, वो प्रेस से बात करेगा? अब इसका मैं क्या जवाब दूं, आप मुझे बताइए। ये तो अपने आप में और गैर जिम्मेदाराना आचरण है कि एक गृह मंत्री उस प्रदेश का जहां कोरोना एक विभत्स रूप में है, वहां पर खुद सारे नियमों का उल्लंघन कर रहा है। आपने बहुत सही कहा, कैसे इसकी जांच होगी? इसकी जांच एकमात्र ऐसी संस्था के द्वारा होगी जो महाराष्ट्र सरकार के नियंत्रण के बाहर हो। और देखिए, ये भारत की गणतंत्र में एक बहुत बड़ी बात है कि एक पुलिस कमिश्नर ने आरोप लगाया है गृह मंत्री पर कि वो 100 करोड़ रुपए की उगाही की बात करते थे सिर्फ मुंबई से प्रति महीना। और श्वेता, मैं फिर कहूंगा, बहुत अनुभवी पत्रकार हैं, ये एक्सटॉर्शन है। एक्सटॉर्शन इंडियन पिनल कोड में बहुत सीरियस ऑफेंस होता है, लंबी सजा हो सकती है। तो एक प्राइमा फेशी केस है कि नहीं, आप मुझे ये बताइए। इसकी जांच करने की आवश्यकता है या नहीं? उसके बावजूद तो जांच से क्यों भाग रहे हैं रविशंकर जी, जिस तरह से शरद पवार जो बातें कह रहे हैं और जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार का रुख है, उसमें तो ये लग रहा है कि ये टकराव की स्थिति जो है यहां पर बनकर रह जाएगी। जितने खुलासे एक के बाद एक तेजी से होते रहे, उसके बाद अब क्या अब न्यायालय से आस रखी जाए कि परमवीर सिंह गए हैं सुप्रीम कोर्ट, तो शायद वहां से कुछ बात निकले, वरना तो यही तय करते हुए निकल जाता है कि ये राजनीति चल रही है या सचमुच में जांच हो रही है। देखिए, मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि अब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा उस पर तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। केस तो ना हमने फाइल किया है ना बीजेपी ने फाइल किया है। आज मैं जो आपसे बातचीत भी कर रहा हूं वो बीजेपी के बिहाफ में बात कर रहा हूं, कानून मंत्री के रूप में नहीं कर रहा हूं। पार्टी का रुख आपके सामने स्पष्ट कर रहा हूं। पार्टी सड़कों पर जाएगी, आंदोलन करेगी। मैंने कहा था कल अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, फिर रिपीट करता हूं, उद्धव ठाकरे की पूरी सरकार अपना नैतिक अधिकार शासन करने का खो चुकी है। दे हैव फॉरफिटेड देयर मोरल अथॉरिटी टू गवर्न। श्वेता जी, लोकतंत्र लोकलाज से चलता है, यह उसका पहला नियम है। कोई लोकलाज बचा है क्या? आंदोलन होगा, विरोध होगा। अब महाराष्ट्र की जनता को देखना है और हम भी देखते हैं कब तक बचाते हैं इस तरह से। अब तो इसके अंदर, और मैंने कल फिर कहा था, आज फिर मैं कह रहा हूं, वाजे के पेट में कितने और राज छिपे हैं, बहुत राज होंगे, इसलिए सबको बचाया जा रहा है। जी बताएं। पर एक तरफ महाराष्ट्र एटीएस की जांच चल रही है, जिन्होंने अपना फाइनल कर दिया कि कौन कौन इसमें इन्वॉल्व थे और पुलिस अफसरों के बात पर बात हो गई। अब एनआईए की तरफ है, लेकिन एनआईए की बात आते ही फिर एक केंद्रीय फोर्स की बात आ जाती है और सीधे उंगली उठ जाती है भारतीय जनता पार्टी पर कि वो किसी न किसी तरीके से महाराष्ट्र की सरकार को अब गिराने का प्रयास कर रही है। सीधा आरोप आप लोगों पर यही लगाया जाता है। इसका कोई मतलब नहीं है। एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है ना, तो अगर मुकेश अंबानी घर के बाहर, मैंने नाम ले लिया, क्षमा करिएगा आप, जिलेटिन भरी गाड़ी पकड़ी गई है, जिस गाड़ी में सुनते हैं कि किसी दूसरे जेल से जिलेटिन की व्यवस्था कराई गई है, और जिस गाड़ी का ओनर संदिग्ध परिस्थितियों में मारा गया, जिसको पहले कुछ नहीं बताया जा रहा था, अब एकाएक ये जो पूरा परमवीर का प्रकरण हुआ तो 2 दिन में सब लोग पकड़ लिए गए। तो ये संदेहास्पद परिस्थिति है या नहीं है? देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि आप अपनी राजनीति के लिए कुछ भी कहिए, लेकिन कम से कम राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में तो कहीं तो कोई मानक तय होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। ये कौन लोग थे जो कर रहे थे? मुकेश अंबानी देश के एक बहुत बड़े आदमी हैं, बड़े उद्योगपति हैं, लाखों लोगों को नौकरी दे रखा है, और बाकी छोड़िए कॉर्पोरेट अफेयर्स की बात। अगर उनके लिए कोई षड्यंत्र था तो उसके तार कहां कहां जुड़े हैं,
इसको देश के सामने आने में क्या दिक्कत है भाई? हमें देश के कॉर्पोरेट जगत को भी एक सांत्वना सरकार की देनी चाहिए कि नहीं, कि आपकी सुरक्षा के बारे में हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। कोई हो, चाहे वो एक अंबानी हो या कोई भी हो। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था सदन के पटल पर कि देश के विकास में कॉर्पोरेट और निजी जगत के लोगों का बहुत बड़ा योगदान होता है। आज आप जानते हैं, मैं डिजिटल इंडिया में काम करता हूं, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया में एक जगह बनाई है भारत ने, मोबाइल में। ये सब काम तो किया है प्राइवेट सेक्टर ने ना। हम नीति बना के उनकी मदद करते हैं। तो अगर उनको टारगेट किया जाएगा उनके अंदर की ताकत को कमजोर करने के लिए, ताकि भारत कमजोर हो, तो ये विषय है कि नहीं, किसकी जांच की जाए, जो कर रहे हैं उनको पकड़ा जाए। ये हैं बड़े सवाल। इसीलिए हड़बड़ी में लोगों को पकड़े जाना, ताकि इसके बड़े षड्यंत्र की जांच नहीं हो पाए। मेरे शब्दों को समझिए श्वेता जी, मैं आपके दर्शकों को कुछ अपनी समझ से चीजों को रखने की कोशिश कर रहा हूं। हाँ भाई, 2 लोगों को पकड़ लिया, एक व्यक्ति मर गए, मामला खत्म। क्या इसके तार कहीं और नहीं जोड़े हैं क्या? आप तो देश की सुरक्षा पर बहुत ही अच्छा कवरेज करती हैं। क्या लद्दाख, क्या कश्मीर, क्या बंगाल? आई एम रियली प्राउड ऑफ यू श्वेता। तो क्यों नहीं इसकी जांच होनी चाहिए? मुझे बताइए तो आप, इस सवाल का क्या जवाब है? हम उम्मीद यही करते हैं कि राजनीति के तारों में न उलझे और साजिश के जितने भी तार हैं और जहां जहां तक वो साजिश के तार पहुंचे हुए हैं, वो सारी चीजें सामने आनी चाहिए। निष्पक्ष जांच अगर दोनों तरफ से कहा जा रहा है तो कम से कम निष्पक्ष जांच का नतीजा है वो देश के सामने आ जाए। बहुत शुक्रिया रविशंकर प्रसाद जी हमसे बातचीत करने के लिए। केंद्र सरकार के वरिष्ठ मंत्री रविशंकर प्रसाद हमसे बातचीत कर रहे थे। जाहिर है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आरोप लगेंगे ही, एमवीए की तरफ से ये जवाब में यही कहा जा रहा है कि ये सिर्फ एक साजिश है, लेकिन अगर साजिश भी है तो जांच हो, बात सामने आए।